तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नमन और इस वीडियो में हम बात करने वाले साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, वाई एवरी फोर्थ ईयर हैज़ 366 डेज एंड नॉट 365 डेज। मतलब हर चौथे साल में 366 दिन क्यों होते हैं और बाकी सालों में 365 दिन होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में मुझे वीडियो बनाया जाना था कि एक आंसर मिला था, बिकॉज अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days in one revolution, so every fourth year makes complete one day। तो भाई तुमने जो भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है तुमने। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जो अर्थ है उसे सन का चक्कर लगाने, पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लगभग 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन उन 6 घंटों को हम क्या करते हैं कि दिन में उसमें जोड़ नहीं सकते हैं, पूरे कैलेंडर में उसको जोड़ा नहीं जा सकता एक साल में। तो हम क्या करते हैं, उन 6 घंटों को अलग कर देते हैं और 365 दिन एक कैलेंडर में ले लेते हैं एक साल में। और जब ऐसे 4 साल हो जाते हैं ऐसे पूरे, तब हम उन 6 घंटों के 4 बार मिला के जो पूरा एक दिन बनता है, 24 घंटों का जो पूरा एक दिन बनता है, उसे हम चौथे साल में ले जाके जोड़ देते हैं। तो इससे जो अर्थ का रेवोल्यूशन है वो पूरी तरह से कैलेंडर से सिंक हो जाता है, पूरी तरह से मैच कर जाता है। फिर इसी तरह साइकिल रिपीट होती रहती है हर 4 साल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड, वाई डू साइक्लोन्स हैव वियर्ड नेम्स, वाई डू द साइक्लोन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड दोज ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर रोटेट क्लॉकवाइज। मतलब जो साइक्लोन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनके इतने अजीब से नाम क्यों होते हैं, जैसे फ़ानी, तितली, अम्फान, ताउक्तेई, और जैसे अभी एक और आने वाला है यास। और इसके अलावा आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो साइक्लोन्स हैं वो हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं, मतलब कुछ इस तरह से घूमते हैं। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर के साइक्लोन्स होते हैं वो घड़ी की दिशा में घूमते हैं इस तरह से। तो लेट्स स्टार्ट, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है साइक्लोन्स का। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ओशियन का वाटर है, महासागरों का वाटर है। तो ये जो वाटर होता है, जब इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हीट इसमें बनती है, तो हीट के कारण क्या होता है कि जो पानी होती है इसकी भाप बन के ऊपर जाती है, और जो हवा होती है इसके साथ साथ, भाप के साथ साथ जो हवा होती है वो भी हल्की होने के कारण, गर्म होने के कारण जब हल्की हो जाती है तो वो भी ऊपर चली जाती है। और उसकी जगह को भरने के लिए क्या होता है कि जो साइड की आसपास की जो हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं, वो इधर से इधर को आती हैं, इसके ओर आती हैं, ऐसे ऐसे करके आती हैं इस पे सेंटर की जगह को भरने के लिए। तो इस तरह जब वो ठंडी हवा फिर से जब वहाँ पे भी गर्म हो जाती है हीट के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो वो भी ऊपर जाती है। तो इस तरह से जब ये बहुत सारी हवा ऊपर चली जाती है और इसके साथ साथ जो भाप होती है वो जब ऊपर जाके ठंडी होती है, क्योंकि ऊपर तो इतना टेम्परेचर होता नहीं है, नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, पानी ज़्यादा गर्म होता है, और ऊपर साथ साथ जो भाप बनती है वहाँ पे वो भी क्या होती है कि जो ठंडी होने के कारण वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं, और वो बूंदें मिलकर बादल बना लेती हैं। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हवाएँ होती हैं वो यहाँ से तो आ ही रही होती हैं, बाहर से तो आ ही रही होती है ठंडी ठंडी हवाएँ, और जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर जाती रहती है, और ये इस तरह साइकिल रिपीट होती रहती है। तो इस तरह से लगातार ये जो साइक्लोन होता है इसके जो एनर्जी होती है वो बढ़ती चली जाती है, उसका साइज ही बढ़ता जाता है, हवाओं की स्पीड भी बढ़ती जाती है, और इस तरह ये आगे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से कुछ इसका फॉर्मेशन होता है, और इसके फॉर्मेशन के लिए कई सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो जिन पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, कि जैसे टेम्परेचर का हमें पता होना चाहिए कि उस जगह पे टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भाप बनेगी और हवा जो होगी गर्म होकर ऊपर जाएगी। और जो वहाँ का प्रेशर होता है, हवा का दबाव होता है, और हवा की जो नमी होती है, जितनी ज़्यादा नमी होगी हवा में उतने ही बड़े बादल ही बनेंगे और उतने ज़्यादा ख़तरनाक होगा वो साइक्लोन। इसके अलावा जो हवाएँ होती हैं आसपास की, उनकी स्पीड और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, और जोग्राफिकल पोजीशन, मतलब जहाँ पे भी वो साइक्लोन बन रहा है वो किस अर्थ के किस पार्ट में बन रहा है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस की जो मौसम वगैरह वहाँ का कैसा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है जो कि नॉर्थ इंडियन ओशियन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया के आसपास के जो
कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, तो इनसे जो इनके आसपास जो इतने भी तूफ़ान बनते हैं उत्तरी हिंद महासागर में, तो उनके नाम ये सब मिल के रखते हैं। तो क्या होता है कि ये सब अपने अपने नामों की लिस्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, बांग्लादेश की लिस्ट दी है, इंडिया की लिस्ट है, ईरान की लिस्ट है। तो इस लिस्ट में क्या करते हैं कि कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बी से बांग्लादेश है, फिर आई से इंडिया है, ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रख दिया जाता है यमन तक। तो जो ग्रुप हमारे कंट्रीज़ का है वो लगभग 13, ये पूरी 13 कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो ये क्या करती हैं कि अपनी अपनी लिस्ट बनाती हैं, फिर इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनकी लिस्ट को रख दिया जाता है। फिर जब भी कोई साइक्लोन बनता है, तो बेसिकली सारे तूफ़ान जो होते हैं साइक्लोन नहीं कहलाते। जो कुछ ऐसे तूफ़ान होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझे एक्यूरेट नहीं पता कि कितनी स्पीड होनी चाहिए हवाओं की जिससे उनको साइक्लोन कहा जाए। वैसे बहुत सारे इस तरह से बनते रहते हैं, लेकिन कुछ ही उनमें से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ख़तरनाक होते हैं, तो उनका नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पहले इस ऑर्डर से लिया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम। जैसे कोई तूफ़ान आया था निसर्ग, तो उसका नाम जो रख दिया गया, बांग्लादेश ने जो लिस्ट दी थी उसमें से एक रख दिया गया, तो निसर्ग हो गया। उसके बाद जो आया था उसका नाम था गति, जो कि इंडिया ने दिया था। फिर उसके बाद का निवर, फिर बुरेवी, फिर अभी जो आया था ताउकतेई, ये म्यांमार ने रखा था। इसके बाद भी एक और आ रहा है, उसका नाम है यास। तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाते जाते हैं, इसी तरह हम चलते हैं। और जब ये पहली लिस्ट ख़त्म हो जाती है ऐसे करके, तो सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ऐसे करके जो होता है इनके नाम पहले से मतलब डिसाइडेड होते हैं कि जब भी कोई साइक्लोन आएगा तो उसका हम नाम इस लिस्ट से रख देंगे उनकी कंट्रीज़ के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो पहले हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, फिर जब ये लिस्ट ख़त्म हो जाती है तो फिर सेकेंड नंबर की लिस्ट पे आते हैं। ऐसे इस तरह से लगभग 169 नाम रखे गए हैं इस साल। और इसके बाद हम जानेंगे कि साइक्लोन्स जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में उनकी रोटेशन में कैसे डिफरेंस होता है। ये क्यों ऐसा होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक अर्थ का ये दिख रहा है, एक साइड दिख रही है, इसमें जो ये वाली लाइन है इसे इक्वेटर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा दूर होती है अर्थ की जो एक्सिस होती है। जैसे हम इसको टॉप व्यू मान लें अगर अर्थ का नॉर्थ पोल से अगर हम देख रहे हैं तो ये एक्सिस है, ये पॉइंट एक्सिस है। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आते हैं और ये पॉइंट ये जो भी लाइन है ये इक्वेटर है, तो ये ज़्यादा दूर है इस पॉइंट से, इस एक्सिस से ज़्यादा दूर है। तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में ज़्यादा तेज़ी से चलना होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा दूरी तय करनी होगी। और ये जो पॉइंट ए है, क्योंकि इसको कम दूरी तय करनी होगी, इसलिए इसकी स्पीड भी कम होती है। तो जितनी भी कोई चीज़ ज़्यादा दूर होगी इस एक्सिस से, उतना उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो वैसे ही जो ये इक्वेटर होता है ये सबसे दूर होता है एक्सिस से। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब की स्पीड ज़्यादा होगी, और यहाँ की जो चीज़ें होंगी और यहाँ की जो चीज़ें होंगी उनकी स्पीड कम होती है। तो जब हवा यहाँ की जो होती है वो ज़्यादा तेज़ी से जाती है और यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो स्लो जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि एक टर्निंग इफ़ेक्ट बनता है। तो जब भी यहाँ कभी इधर पे लो प्रेशर बनते, जैसे यहाँ पे एक लो प्रेशर बना, तो इधर की जो हवा थी ऊपर की ये तो स्लो थी, तो ये पीछे रह जाती है, और इधर की जो हवा थी ये तेज़ थी, तो ये इससे क्या करती है, इसको टर्निंग इफ़ेक्ट देती है ऐसा करके। तो इससे ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की उल्टी दिशा में। और जब इस साइड हम आते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर पे, तो यहाँ पे जो इक्वेटर की ये जो ऊपर साइड थी, पहले तो ये नीचे साइड थी, अब ये ऊपर साइड पे आ गए, तो इधर की हवा ज़्यादा तेज़ है और इधर की हवा स्लो है। तो ये हवा क्या होती है, इसके कंपैरिजन में इस हो जाती है, और ये हवा जो है तो ऐसे ही चली जाती है। तो इससे यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट बनता है ऐसे करके। इधर की तेज़ हवा इसको ऐसे घुमाती है, इधर की स्लो हवा थोड़ा पीछे को हो जाती है, तो इसको ऐसे ऐसे करके घुमाती है। ये क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी की दिशा में, और इधर के जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है, मतलब ये जो घूमने के कारण, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा दूर हैं तो इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, यहाँ की स्पीड कम हो जाती है। तो इसमें जो ये डिफरेंस आता है इसको कोरियोलिस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपके लिए क्वेश्चन और रखा है कि जो साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हरिकेन आया, टाइफून आया, साइक्लोन तो आ ही गया था। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है अगर आपको पता है तो।
और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। और मुझे आप अगले वीडियो के लिए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड खाली क्यों है? अच्छा, यहाँ पे कोई घिसा पीटा सा वो डाल रहा था मेरे को कोट, हटाते हैं इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।